और साथ ही साथ एफएसएल दोनों सैंपल को लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि एफएसएल टीम को मौके से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। तो दिल्ली धमाके के मामले पर पूरी जांच जारी है, लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके हवाले से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली धमाके वाली जगह से 2 तरह के सैंपल मिले हैं। हमने देखा कि किस तरीके से पहले प्रशासनिक टीम यहाँ पर जांच कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से बैठक की गई और बैठक में ये जांच एनआईए को सौंप दी गई और इसके बाद मौके पर एनआईए की फॉरेंसिक टीम पहुंची और वहां से सबूत इकट्ठा किए गए। और इसके बाद सूत्रों के हवाले से ये जानकारी अभी तक सामने आ रही है कि दिल्ली धमाके वाली जगह से 2 तरह के सैंपल मिले हैं और 2 तरह के विस्फोट के ये सैंपल मिले हैं। एक सैंपल में एक अमोनिया नाइट्रेट मिला है। आपको बता दें कि दोनों सैंपल को एफएसएल लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। टीम को मौके से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर डॉक्टर उमर नबी की है। आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से फरीदाबाद में कार्रवाई की गई और वहां से भारी मात्रा में 360 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया, अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया गया। उसके बाद यहां पर अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि किसी प्लानिंग के तहत ये कार्रवाई, इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि कार्रवाई जो की गई इसके बाद डॉक्टर उमर नबी पैनिक हो गया और पैनिक में आकर उसने जल्दीबाजी में इस तरह की घटना को अंजाम दिया। लेकिन इस जल्दीबाजी की घटना में भी 12 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में गुस्सा भी है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और इस आतंकी के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है और मृतक को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। तो दिल्ली में ये धमाका हुआ है, लेकिन आका कौन है इसकी जांच अभी भी जारी है। हमारी एनआईए की टीम अभी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर इस पूरे मामले में जांच अभी जारी है। आपको बता दें कि डॉक्टर उमर नबी जो है वो खुद को तो इस धमाके में उड़ा दिया, लेकिन डॉक्टर उमर के पिता, भाई, 2 भाई और मां को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की टीम कर रही है। पुलवामा से उनके मां, भाई को हिरासत में लिया गया, साथ ही एक दोस्त को भी हिरासत में इस दौरान लिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले पे जांच जारी है। अलग अलग प्रशासनिक टीम यहां पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एनआईए को ये जांच सौंप दी गई है और इस पूरे मामले पर जांच जारी है। हर एक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो अपडेट सामने आई है वो ये आई है कि दिल्ली धमाके वाली जगह से 2 तरह के सैंपल मिले हैं और दोनों तरह के विस्फोटक सैंपल ये मिले हैं, जिसे एक अमोनिया नाइट्रेट इसमें था और दोनों सैंपल को एफएसएल लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आती है, लेकिन एफएसएल की टीम मौके से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए और इस पूरे मामले पर कार्रवाई अभी जारी है। आपको जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले पर कईयों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अगर हम बात करें तो डॉक्टर उमर से जुड़े उसके दोस्त की, माँ की, भाई की, 2 भाई की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। और इस पूरे घटना को देखने के बाद जिस तरीके से सारी दुनिया शॉक है, सारी दुनिया इस घटना के बाद शॉक्ड हो गई, उसी तरीके से जैसे इस घटना की जानकारी डॉक्टर उमर के पिता और उसके माँ को लगी, वो भी अचंभित रह गए कि जिस बेटा को उन्होंने डॉक्टर बनाया उसने किस तरीके से देश के साथ गद्दारी किया। वही दिल्ली ब्लास्ट के बाद आज सीसीएस की बैठक है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अध्यक्षता में शाम को 5:30 बजे ये बैठक होने वाली है। सीसीएस की बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट के बाद आज सीसीएस की बैठक है और उसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। शाम 5:30 बजे ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए भी मौजूद रहेंगे। लाजमी है कि इसमें एनएसए, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो सुरक्षा के लिहाज से
कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे। सुरक्षा को लेकर यहाँ पर इस बैठक में बातचीत होगी, लेकिन शाम 5:30 बजे ये बैठक है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट के बाद आज सीसीएस की बैठक होने वाली है। पूरे देश की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है कि बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या कुछ बातें होती है। लेकिन लाजमी है कि इस बैठक में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और एनएसए शामिल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो दिल्ली में जिस तरीके से घटना घटी है, इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से ये बैठक बेहद अहम है। पहुंचा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। शाम 5:30 बजे ये सीसीएस की बैठक जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है, पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। हालांकि हमने देखा जिस तरीके से दिल्ली में घटना घटे, इसके बाद न सिर्फ अमेरिका बल्कि जब भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहां पर लोगों को संबोधित किया और इसके साथ उन्होंने कहा भी कि आज बहुत भारी मन के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। हालांकि भूटान और भारत का रिश्ता बेहद ही अच्छा है, सांस्कृतिक और कई लिहाज से हमारा रिश्ता बेहद ही जुड़ाव के साथ है, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन बहुत ही भारी मन के साथ यहाँ पर आया हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने 2 टुक में ये भी कह दिया था कि जो गुनहगार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। और हमने देखा था कि किस तरीके से पहलगाम में जब घटना घटी थी, इसके बाद भी सीसीएस की बैठक हुई थी जिसमें बड़ा फैसला लिया गया था। और आज एक बार फिर से आज शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह सीसीएस की बैठक होने वाली है, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बैठक बेहद अहम, देश की सुरक्षा के लिहाज से ये बैठक बेहद अहम है। लेकिन देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाता है, मोदी सरकार की तरफ से लिया जाता है, और साथ ही साथ क्या कुछ बातें होती है। क्योंकि इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद बहुत चिंतित नजर आए और उन्होंने बताया भी, उन्होंने दरअसल अपने भाषण में कल जिक्र भी किया, अपने संबोधन में जिक्र भी किया कि जिस तरीके से ये घटना घटे, इसके बाद मैं पूरी रात जगा रहा और मिनट टू मिनट अपडेट इस पर लेता रहा। तो लाजमी है कि कोई सख्त कदम जरूर उठाया जाएगा। वहीं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि सुरक्षा एजेंसियों को गृह मंत्रालय ने खुली छूट दे दी है। ब्लास्ट के सभी दोषियों को पकड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें अमित शाह ने निर्देश दे दिया। ब्लास्ट में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा अमित शाह ने कहा। साथ ही साथ हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना था, उन्होंने भी कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने बैठक में खुली छूट दे दी है और साथ ही साथ ब्लास्ट में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। तो दोषियों को सख्त सजा देने की बात गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कह दी गई है। साथ ही साथ हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये चेता दिया था और 2 टूक में ये संदेश दे दिया था कि कोई भी आरोपी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और हमने ये भी देखा था कि पहलगाम में जब घटना घटी थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि दोषियों को, जो भी दोषी हैं, जो भी आरोपी है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और उसके बाद भारत ने क्या कदम उठाया, किस तरीके से कार्रवाई की गई और क्या अंजाम हुआ, उसका हम सब ने देखा। और आज एक बार फिर से जब ये घटना घटी है दिल्ली में, जिस तरीके से 10 तारीख की शाम को 6:52 पर ब्लास्ट की जो घटना घटी, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना पर खुद नजर बनाए रखे। गृह मंत्री अमित शाह तुरंत जैसे ही जानकारी मिली, वीडियो संदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, जांच जारी है और मैं खुद उसमें नजर बनाया हुआ हूं। वो अस्पताल पहुंचे, वहां पर घायलों से उन्होंने मुलाकात की, हालात का जायजा लिया, घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को देखा, समझा, अधिकारियों के साथ बातचीत की। और कल हमने देखा ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी रहा। गृह मंत्रालय की तरफ से बैठक रखी गई थी और उसमें गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और इसमें कई फैसले लिए गए। पहली बैठक में यह फैसला लिया गया कि ये जांच एनआईए को सौंपा जाए। उसके बाद एनआईए की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरकर सैंपल यहां पर जुटाए। उसके बाद दूसरी बैठक में यह फैसला लिया गया कि कोई भी आरोपी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा और खुली छूट दी गई सुरक्षा एजेंसियों को कि जो भी इसमें दोषी है उसे पकड़ने के निर्देश दिए गए और कार्रवाई करने की बात कही गई।
और दिल्ली धमाके पर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि फॉरेंसिक टीम ने मौके से 42 सैंपल इकट्ठे किए हैं। कार के टायर और साथ ही साथ चेसिस और पार्ट्स के सैंपल इकट्ठे किए गए हैं इस घटना में। और आपको बता दें कि धमाके में इस्तेमाल कार के बोनेट के टुकड़े बरामद भी किए गए हैं। इस दौरान धमाके वाली कार के सिलेंडर के टुकड़े भी इस दौरान बरामद किए गए हैं। कार के टायर और चेसिस के नमूने भी इस दौरान लिए गए हैं। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं फॉरेंसिक टीम यहां पर मौजूद है। जैसे ही घटना घटी इसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया, प्रशासनिक कार्रवाई जारी रही। लेकिन एक समय सीमा के बाद ये पूरी जांच जो है वो एनआईए को सौंप दी गई। और जैसे ही जांच सौंपी गई गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्रालय की बैठक में जब ये फैसला लिया गया, उसके बाद तुरंत एनआईए की फॉरेंसिक टीम ग्राउंड जीरो पर उतर गई, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और यहाँ पर उतरकर एक एक सैंपल यहाँ से इकट्ठा किया गया, चाहे वो कार के टायर के टुकड़ा हो या फिर अन्य जो सैंपल हैं वो इकट्ठे किए गए। कुल मिलाकर 42 सैंपल यहाँ से इकट्ठे किए गए हैं, जिसमें कार के टायर, चेसिस और पार्ट्स के सैंपल इकट्ठे किए गए हैं। धमाके में इस्तेमाल कार के बोनट के टुकड़े भी इस दौरान बरामद किए गए और धमाके वाली कार के सिलेंडर के टुकड़े भी इस दौरान बरामद किए गए। दरअसल ये सीएनजी कार थी और उसके सिलेंडर के टुकड़े भी इस दौरान बरामद किए गए। कार के टायर और चेसिस के नमूने भी फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा किया। आपने देखा, आप ये देख रहे हैं तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि भारी संख्या में यहाँ पर एनआईए की फॉरेंसिक टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है और सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और अभी तक की जांच में ये बात सामने आई है कि साजिश के तहत नहीं, एक पैनिक होकर यहाँ पर आतंकी डॉक्टर उमर ने इस वारदात को अंजाम दिया। फरीदाबाद में जिस तरीके से कार्रवाई हुई उसके बाद उसके अंदर वो खौफ आ गया कि अब पुलिस जो है वो मेरे तक पहुंचेगी और अगली बारी मेरी है। तो उसने जो भी उसके पास विस्फोटक सामग्री था उसे एक कार में रखकर और जल्दीबाजी में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन जल्दीबाजी की भी इस घटना ने कईयों की जान ले ली और कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि केंद्र की तरफ से ये निर्देश दिया गया कि जो भी भर्ती है उनका अच्छी तरीके से इलाज हो, लेकिन फिलहाल वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। और यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटते हैं। समय का दिल्ली धमाके के सूत्रधारों की पूरी कुंडली आज हमने आपके लिए तैयार की है। दरअसल 10 नवंबर को हुए लाल किला धमाके के आरोपियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे और इस केस से जुड़े सारे एंगल अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये चेतावनी दे दी है कि ब्लास्ट में शामिल हर शख्स का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट।
साल बाद देश की राजधानी दिल्ली दहली तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। लाल किले के पास हुए जोरदार धमाकों की गूंज 10 नवंबर की रात को पूरे देश ने सुनी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के आसपास सब कुछ सामान्य था, लोग आ जा रहे थे, लेकिन जैसे ही घड़ी में 6:52 हुआ, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी I-20 गाड़ी में एक बड़ा धमाका हुआ और देखते ही देखते तस्वीर बदल गई। जहां चहल पहल थी, वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें देखने को मिली। तस्वीरें अपने आप में ही बयां कर रही है कि धमाके के वक्त वहां जो लोग मौजूद रहे, उनकी क्या हालत रही होगी। अब जरा दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों का पूरा कच्चा चिट्ठा भी देख लीजिए। आरोपी नंबर 1 डॉक्टर उमर नबी। जिस गाड़ी में ये धमाका हुआ, उसको कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर नबी ही चला रहा था। उमर नबी जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। उमर ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से की। इस धमाके में उमर नबी की मौत हो गई। उमर की शव की पुष्टि के लिए उसकी मां के DNA सैंपल्स लिए गए हैं। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर उमर के पिता गुलाम नबी भट्ट और उनकी मां को पुलवामा से पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पुलवामा से अगर हम बात करें तो पुलवामा से जो पुलिस है वो काफ़ी मुतहरिक हुई है और एजेंसियां जो है वो मुतहरिक हुई है और इस सिलसिले में तो जो तहकीकात है वो चल रही है और मज़ीद भी तवक्का है कि इसमें गिरफ्तारियां होने की तवक्का है। और जो तहकीकात है, क्योंकि इसके कनेक्शंस जो है वो यहाँ से जुड़े हुए हैं और इस सिलसिले में जो NIA है या बाकी एजेंसियाँ वो भी इसमें तहकीकात कर रही है। लेकिन पुलवामा की अगर हम बात करें तो पुलवामा में इंटेंसिव जो क्रैकडाउन किया है पुलिस ने, मुख्तलिफ इलाकों में जो चेकिंग की है वो भी इसमें की गई है। दिल्ली दहलाने के षड्यंत्र में शामिल आरोपी नंबर 2 है डॉक्टर मुजम्मिल। पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर मुजम्मिल पहले ही पुलिस के गिरफ्त में है। फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में की गई छापेमारी के दौरान 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ था। ये विस्फोटक डॉक्टर मुजम्मिल के दूसरे घर में मिला था। जानकारी के मुताबिक आरोपी मुजम्मिल ने ये घर एक मौलाना से किराए पर लिया था। आरोपी नंबर 3 डॉक्टर शाहीन शाहिद। फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीन लखनऊ की रहने वाली है। शाहीन आरोपी मुजम्मिल की महिला मित्र है। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन को जैश ए आतंकी संगठन का भारत में महिला विंग और रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। पाकिस्तान में जैश की महिला विंग की हेड मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर है। सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक में एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था। फरीदाबाद मॉड्यूल जैसे ही बर्स्ट हुआ उसमें नाम सामने आया डॉक्टर शाहीन का। डॉक्टर शाहीन फिलहाल गिरफ्तार है। AK-47 के साथ गिरफ्तारी हुई थी और जहां पर मैं मौजूद हूं लखनऊ के लालबाग में, यहीं की डॉक्टर शाहीन रहने वाली है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इसी में उनका घर है अंदर और बताया ये जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है डॉक्टर परवेज की तलाश हुई। UP ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जॉइंट तरीके से रेड किया। डॉक्टर परवेज अंसारी जो कि मड़ियाओं के में रहने वाले हैं, मड़ियाओं के, लखनऊ के मड़ियाओं के, और फिलहाल इसी गली के अंदर जो है डॉक्टर शाहीन का घर है। घर अभी उनका हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो इसी गली के अंदर डॉक्टर शाहीन का घर है। और फरीदाबाद जो मॉड्यूल निकल कर सामने आया जिसमें भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट निकल कर सामने आया, फिलहाल लगातार इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिल्ली धमाके का चौथा आरोपी है डॉक्टर सज्जाद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी मॉड्यूल जांच में पुलवामा के डॉक्टर सज्जाद अहमद को हिरासत में लिया है। वो आतंकी उमर का दोस्त है। साथ साथ में इस हवाले से अगर देखा जाए जो बंजुआ में भी डॉक्टर सज्जाद को क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में लिया गया है, तो इसमें यही आज देखने को मिला। पुलवामा से अगर हम बात करें तो पुलवामा से जो पुलिस है वो काफ़ी मुतहरिक हुई है और एजेंसियाँ जो है वो मुतहरिक हुई है और इस सिलसिले में तो जो तहकीकात है वो चल रही है। दिल्ली धमाके की पूरी गुत्थी सुलझाने में सरकार और पुलिस पूरी तरह से जुटी है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद अहम बैठकें की हैं। बैठकों में कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे हैं।
अमित शाह ने आतंक फैलाने वालों के लिए साफ साफ चेतावनी दी है कि आतंकवाद से जुड़े किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। ये जांच अब पूरे तौर से दिल्ली पुलिस से सीधे तौर पर एनआईए के हवाले कर दी गई है और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके तहत जो तमाम इनपुट्स हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, वो एनआईए को उसको साझा किए जाएंगे और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस भी अपने तरीके से, अपने एंगल से इस पर कुछ जांच जो है वो जारी रखेगी। तो एक समन्वय बनाने की जो है कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी थोड़ी देर पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें उन्होंने तमाम चीज़ों की ब्रीफिंग ली है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा एंगल और सबसे बड़ा जो सवाल है, इस पार्किंग के अंदर जो गाड़ी खड़ी हुई थी I-20 जो हरियाणा नंबर था, उसमें जो नाम और कड़ी निकलकर सामने आई कि उस नाम के वो जो गाड़ी थी उसमें किस तरीके से 6 मरतबा उसको बेचा गया और आखिर में जाकर वो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर से, पुलवामा से उसका कनेक्शन जो है वो जुड़ता है और 3 घंटे के बाद यहाँ पर ज़्यादा रहने के बाद वो यहाँ से गाड़ी लेकर निकलता है। लेकिन इसमें अहम एक कड़ी ये है कि क्या वो यहाँ पर अकेला था। कई लोगों की बात है कि जब वो गाड़ी में यहाँ पर पहुँचा था तो उसके साथ 3 लोग थे, लेकिन जब उसने धमाके को अंजाम दिया उस वक्त वो अकेला था। लाल किला धमाके के मामले की सारी कमान अब एनआईए के हाथ में दे दी गई है। इस गुत्थी से जुड़े सारे पहलू अब धीरे धीरे जनता के सामने जल्द ही आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पहली खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।